गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। जैसा कि आपको पता है कि अभी लॉकडाउन है और क्लास सस्पेंड है, तो हमने आपको बताया था कि ऑनलाइन क्लास में जीएस, करंट अफेयर से संबंधित इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर ऑनलाइन क्लास चलाएंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए आज का जो टॉपिक है वो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन है और इसको हमने लिया है एनसीईआरटी से। इसे ध्यान में रखेंगे। एनसीईआरटी से इम्पॉर्टेंट फैक्ट को लेकर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें डाला है, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये साइंस का टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। और इस टॉपिक में फसल से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कंसेप्ट, बिल्डअप ये क्लास होगा और इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ साथ हमने ऑब्जेक्टिव को भी लिया है और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम टॉपिक पर और ध्यान से स्टडी करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें मैसेज करेंगे। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है, हम देखते हैं कि भोजन जो है हमारा सभी जीवों का आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है और शारीरिक विकास के लिए, आंतरिक जैविक क्रियाकलाप के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। और ये भोजन जो हम प्राप्त करते हैं पादप और जंतु स्रोतों से, प्लांट से, एनिमल से हम भोजन प्राप्त करते हैं। इसे ध्यान में रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है, फैट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा विटामिन्स, मिनरल्स की आवश्यकता होती है। और ये सारा चीज़ कहाँ उपलब्ध है? ये सारा चीज़ अनाज में उपलब्ध है, अंडा, दूध, मांस, मछली में उपलब्ध है। तो ये सारी सामग्री का जो स्रोत है एनिमल और प्लांट है। इसे ध्यान में रखना है। तो चलते हैं पादप की ओर। हम खेतों में जो फसल उगाते हैं, इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर। तो फसल उत्पादन कृषि से संबंधित है और कृषि का संबंध फसल उत्पादन से है। अब प्रश्न उठता है कि ये फसल क्या है? जब हम किसी बीज को अत्यधिक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक क्षेत्रों में यदि बोते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? फसल कहा जाता है, क्रॉप कहा जाता है। मौसम के आधार पर फसल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। फसल कितने भाग में? 3 भाग में। एक खरीफ, रबी और ग्रीष्म, जिसे जायद फसल कहा जाता है। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, खरीफ, रबी, जायद। खरीफ फसल जो होता है धान है, मक्का है, मूंगफली है। और रबी जो है हमारा गेहूँ है, दलहन है,
आलू है, अलसी है। जायद फसल क्या है हमारा? तरबूजा, खरबूजा है। अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि बताओ ये जो खरीफ है ये कब बोया जाता है? तो खरीफ हम कब बोते हैं? जून जुलाई में बोते हैं। कब काटते हैं? अक्टूबर नवंबर में इसे काटा जाता है। रबी क्या है? तो रबी जो हमारा है वो इसे अक्टूबर नवंबर में बोते हैं। और इसे काटते कब हैं? इसे काटते मार्च अप्रैल में है। इसे ध्यान में रखेंगे। और जायद फसल जो है ये दोनों फसलों के बीच में बोया जाता है। इस प्रकार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं कि खरीफ रबी कौन कौन से फसल हैं और ये कब बोया जाता है, कब काटा जाता है। बीपीसी का ये पेटेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखेंगे। अब हम फसल के विकास के लिए विभिन्न कारक उपस्थित हैं, जिसमें पहला क्या है? मिट्टी। किसी भी फसल के विकास के लिए सॉइल का इम्पॉर्टेंट है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। इम्पॉर्टेंट कितना? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी और लाल मिट्टी। इसे ध्यान में रखना है। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न होता है क्वेश्चन मिट्टी से। बीज की भी आवश्यकता होती है, उन्नत बीज, उत्तम बीज और उन्नत बीज। अब एक उत्तम बीज होता है और एक निम्न बीज होता है। इसकी पहचान कैसे होती है? इसकी पहचान इस रूप में किया जा सकता है। उन्नत बीज का मतलब, उत्तम बीज का मतलब ये हुआ कि यदि किसी पानी भरा पात्र में बीजों को यदि हम रखते हैं, डालते हैं, तो ये बीज डूब जाता है। तो ये कैसा बीज हुआ? उन्नत बीज। लेकिन यही यदि खराब बीज होगा तो ये पानी के ऊपर तैरेगा। तो पानी के ऊपर तैरता हुआ बीज क्या है? ये बीज स्वस्थ नहीं है। इस तरह हम बीजों की पहचान करते हैं। फसल के उत्पादन संवर्धन हेतु कृषि औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। हार्वेस्टर है, कंबाइन मशीन आ गया है अभी। किस लिए? फसल को काटने के लिए, फसल को दौने के लिए, फसल की ओसाई के लिए, अनाज से भूसा को अलग करने के लिए। तो विभिन्न प्रकार के कृषि औजार भी उपलब्ध हैं। फसल के लिए खाद की भी आवश्यकता होती है। ये खाद क्या है? ये मैन्योर है। ये खाद उर्वरक से अलग है, इसे ध्यान में रखेंगे। और इसका निर्माण किया जाता है। जमीन के गड्ढे को खोदकर इसमें पौधे और जंतुओं के अवशिष्ट पदार्थों को डाल दिया जाता है और मिट्टी से इसे भर दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद यह कंपोस्ट खाद के रूप में तैयार हो जाता है। और ये क्या है? ये जैविक उर्वरक है, इसे ध्यान में रखना है। सॉरी, ये जैविक खाद है। ये जैविक खाद है, कार्बनिक खाद है, ये रसायन नहीं है। और इसे बीज छिड़काव के पहले दिया जाता है ताकि मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा बढ़ सके, मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ सके। इसे ध्यान में रखेंगे। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। खाद के अलावा हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं। खाद के सापेक्ष उर्वरक से मिट्टी की उर्वरता अधिक बढ़ती है। और एक प्रकार से ये रासायनिक अकार्बनिक खाद है। उर्वरक, फर्टिलाइज़र, NPK हमारा क्या? ये फर्टिलाइज़र है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम
तो इसे ध्यान में रखना है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन करता है एनपीके का पूरा नाम बताइए, इसका रेशियो बताइए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके अलावे हम देखते हैं कि सिंचाई का भरपूर प्रयोग किया जाता है। अच्छी फसल के लिए सिंचाई का हम व्यवस्था करते हैं। सिंचाई के संदर्भ में प्रश्न उठता है, बराबर क्वेश्चन करता है आयोग कि ये बताओ लघु सिंचाई क्या है, मध्यम सिंचाई परियोजना क्या है और दीर्घ सिंचाई परियोजना क्या है। और ये तीनों से बराबर क्वेश्चन आता है। लघु सिंचाई परियोजना वैसी परियोजना है जिसके अंतर्गत 2000 हेक्टेयर की सिंचाई होती है। 2000 से 10,000 हेक्टेयर की सिंचाई को मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट कहा जाता है। 10,000 से अधिक हेक्टेयर की सिंचाई को दीर्घ सिंचाई परियोजना के संदर्भ में रखा जाता है। इसके अलावे फसल के समुचित विकास के लिए खरपतवार भी हानिकारक है, इसका भी नियंत्रण किया जाता है। खरपतवार इन द सेंस ऑफ खेत में फसल के साथ साथ अनावश्यक पौधों का उगाना एक खरपतवार होता है, जिसे वीड्स भी कहा जाता है। और आर्जीमोन हो गया, बथुआ हो गया, पार्थेनियम हो गया, ये सारा खरपतवार है, इसे ध्यान में रखेंगे। और इस खरपतवार के नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशी का यूज किया जाता है, वेडीसाइड का। वेडीसाइड्स का यूज करते हैं तो हमारा वेडीसाइड्स क्या क्या है, इसे ध्यान में रखेंगे। तो हमारा जो वेडीसाइड्स है क्या है, 2,4-D, ये क्या है, वेडीसाइड्स है। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है। और ये क्या करता है, खेतों से खरपतवार को नष्ट कर देता है। हालांकि जुताई भी हम करते हैं, इससे भी खरपतवार नष्ट होता है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, खरपतवार नाशी 2,4-D है। एक और ब्यूटाक्लोर है, ब्यूटाक्लोर, ये क्या है, खरपतवार नाशी, बराबर क्वेश्चन करता है। 2,4-D क्या है, तो ये खरपतवार नाशी है। इसके अलावे कीड़े मकोड़े के कारण फसल भी नष्ट होते हैं और उससे कई रोग उत्पन्न होता है। इस पे नियंत्रण करने के लिए हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। इस पर नियंत्रण करने के लिए हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, जिसे पीड़कनाशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीड़कनाशी। जैसे क्या है, डीडीटी क्या है, ये पीड़कनाशी है। डीडीटी क्या है, ये पीड़कनाशी है। मिथाइल ब्रोमाइड क्या है, ये पीड़कनाशी है। मिथाइल ब्रोमाइड क्या है, ये पीड़कनाशी है, इसे ध्यान में रखेंगे। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बराबर क्वेश्चन करता है कि इसमें पीड़कनाशी कौन है, कीटनाशी कौन है, खरपतवार नाशी कौन है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट होगा आपका जीएस साइंस में, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में आप रखेंगे। तो वीड्स एंड इंसेक्ट, वीड्स एंड इंसेक्ट, वीड्स एंड इंसेक्ट जो है हमारा फसल को क्षति पहुंचाता है। और ये दोनों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास वेडीसाइड्स है और इंसेक्टिसाइड्स है। हम दोनों का प्रयोग करते हैं, इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और यह बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं, मिट्टी की उर्वरता वृद्धि करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव क्या है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन होगा। तो बैक्टीरिया क्या है, सूक्ष्म जीव है। फंगस क्या है, सूक्ष्म जीव है। प्रोटोजोआ क्या है, सूक्ष्म जीव है। तो इसे ध्यान में रखना है, यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। ये क्या करती है, यह करती है कि पौधे और जीव जंतु
कि अवशिष्ट पदार्थों को ये डिकम्पोज करती है, अपघटन करती है। इससे क्या होता है, ह्यूमस का निर्माण होता है। इससे मिट्टी में उर्वरता क्षमता बढ़ती है। उर्वरता क्षमता बढ़ती है अर्थात मिट्टी से फसल के माध्यम से हम जो पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसको पुनः मिट्टी में डालने का काम कौन करता है, ये सब डिकम्पोजर करता है, ये सारा सूक्ष्मजीव करता है। बड़ा इम्पोर्टेंट है। केचुआ को आपने जाना होगा। केचुआ क्या करता है? केचुआ क्या करता है कि मिट्टी को भुरभुरा कर देता है, एक प्रकार से जुताई का काम करता है। और मिट्टी को भुरभुरा करने से क्या होता है कि मिट्टी में जल धारण की क्षमता बढ़ेगी, वायु संचरण की क्षमता बढ़ेगी। इससे मिट्टी क्या होगा, उपजाऊ होगा। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि सारा सूक्ष्मजीव जो है जुलाई से बढ़ना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि इस समय वर्षा होती है और इसके अनुकूल ये होता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम खेत की जुताई करते हैं, यही काम केचुआ करता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है। बड़ा इम्पोर्टेंट है। खेत की जुताई किया जाता है, मिट्टी ढीली होता है, भुरभुरी होती है, जल धारण की क्षमता, वायु संचरण बढ़ेंगे और इससे क्या होता है, मिट्टी स्वस्थ होता है, फर्टिलाइज होता है, फर्टाइल होता है। इसे ध्यान में रखना है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? मिट्टी की जुताई के बाद क्या प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव? खेतों को स्वस्थ और उन्नत किस्म वाले रोग मुक्त बीजों की बुआई किया जाता है। HYVP नाम सुना होगा, HYVP हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोसेस। इसमें हमने क्या किया था, हरित क्रांति के माध्यम से हमने उन्नत किस्म का बीज को मंगाया था। कहाँ से? मैक्सिको से, अमेरिका से। और हरित क्रांति की शुरुआत हमने किया था 65-66 में। इसका परिणाम क्या हुआ कि हम वर्तमान में खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत क्या है, आत्मनिर्भर है और निर्यातक भी है। हम अपने आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ हम विदेशों में भी निर्यात करते हैं। यह हमारा हरित क्रांति का सकारात्मक परिणाम है। इसके नकारात्मक परिणाम भी हुए हैं जिसे हम लोग बाद में देखेंगे। इसके अलावे डायरेक्ट प्रश्न करता है कि बताओ पुनर्रोपण विधि से संबंधित कौन कौन सा उत्पादन संबंधित है। धान, टमाटर, प्याज, मिर्च, बैगन आदि किस विधि से किया जाता है? पुनर्रोपण, ट्रांसप्लांटेशन। ये क्या है? तो धान के बीज को छिड़क दिया जाता है और छिड़कने के बाद जब इसका विकास मोरी के रूप में होता है तो इसे कबाड़ा जाता है और फिर से इसे रोपनी किया जाता है। इससे क्या होता है, फसल के बीच दूरी बढ़ जाती है और इसका उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसे ध्यान में रखना है। तो इन सारे फसलों को जिस विधि से हम उत्पादन करते हैं उसका नाम है पुनर्रोपण विधि और ये बराबर क्वेश्चन में आता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तब पुनर्रोपण को समझ जाना है कि बीज को छिड़काव करके फिर से उसे कबाड़ा जाता है और पुनः उसका रोपण किया जाता है। दिस इज़ द पुनर्रोपण, दिस इज़ द ट्रांसप्लांटेशन। तो ट्रांसप्लांटेशन जो मेथड होता है इसे संबंधित कई एक फसल है, इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके अलावे मिट्टी में खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है, मिट्टी का पोषक तत्व बढ़ जाता है, उर्वरा शक्ति बढ़ती है। खाद मैन्योर हो गया, उर्वरक फर्टिलाइज़र हो गया। यह क्या है, ये कार्बनिक पदार्थ है।
ये जैविक पदार्थ है, जबकि ये अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ है। इसे ध्यान में रखना है। दिस इज द कंपोस्ट खाद। ये क्या होता है, इसका हम उपयोग बुआई के पूर्व जुताई के दौरान करते हैं। किसका? खाद का। खाद का उपयोग हम बुआई के पूर्व और जुताई के दौरान किया जाता है और ये मिट्टी में आसानी से मिल जाता है। हालांकि इसका जो उर्वरक क्षमता है वो रासायनिक खाद से कम है। इसे ध्यान में रखना है। जबकि हम देखते हैं हमारा जो उर्वरक फर्टिलाइज़र है वो एक अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण कहाँ किया जाता है? फैक्ट्री में। और इसका उपयोग हम कब करते हैं? जब फसल बो देते हैं तब। तो एक फसल बोने के पहले, बोते समय और एक बोने के बाद। इससे उर्वरता बढ़ती है और इसे ध्यान में रखना है। एक बात और गौर करने लायक है कि खाद से हमें ह्यूमस की प्राप्ति होती है, जबकि उर्वरक से मिट्टी में ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है। ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो किससे ह्यूमस की वृद्धि नहीं होती है? खाद या उर्वरक? तो आपका आंसर क्या होगा, इसे मैसेज करके बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फलीदार फसल, लेग्यूमिनस क्रॉप्स। ये जो फलीदार, ये दलहनी फसल जो है, इसके जड़ों में क्या पाया जाता है? नोड्यूल्स। नोड्यूल में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में यह बैक्टीरिया काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर सीधे ये क्या करता है? नाइट्रेट के रूप में चेंज करता है। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। जबकि यह नाइट्रेट पुनः नाइट्रोजन के रूप में बदलता है, इसे क्या कहते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो बैक्टीरिया भाग लेता है उसका नाम क्या है? राइजोबियम। जबकि डीनाइट्रिफिकेशन में भाग लेने वाले बैक्टीरिया का नाम आपको बताना होगा और मैसेज करके हमें सेंड करना होगा, तब हमें समझ में आएगा कि आप। नेक्स्ट हम चलते हैं खाद, मैन्योर। क्या मैंने बताया था? कार्बनिक पदार्थ है। और इसका निर्माण कैसे होता है? पौधा और जंतु का जो अपशिष्ट पदार्थ है उसके अपघटन से होते हैं। और अपघटक के रूप में काम कौन करता है? सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव के रूप में बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सारा लोग डिकम्पोजर के रूप में काम करता है और ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। खाद और उर्वरक में भारी अंतर है, इसे ध्यान में रखेंगे। अब सवाल है कि जो हम फसल का उत्पादन करते हैं इसके लिए क्या जल समान आवश्यकता है? नहीं। जो भी हमारा खरीफ फसल है उसके लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, रबी फसल के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। इसलिए भिन्न भिन्न फसल में विभिन्न मात्रा में जलों की आवश्यकता होती है। और इस जल का जो स्रोत है हमारा नहर है, नलकूप है। आजकल एक नया सिस्टम जो आया है वो ड्रिप स्प्रिंकल सिस्टम है। ये कहाँ से आया? इजराइल से आया। इजराइल से आया है, ध्यान में रखना है। इजराइल के रेगिस्तानी क्षेत्रों में इसके माध्यम से सिंचाई करके उत्पादन किया जाता है। भारत में राजस्थान में इस सिस्टम का सर्वाधिक उपयोग होता है, ध्यान में रखना है। कहाँ? राजस्थान में। ऐसे तो पूरे भारत में होता है, राजस्थान में सर्वाधिक होता है। कहाँ से आया ये सिस्टम? इजराइल से आया है।
तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। खरपतवार जो वीड्स है, जैसा कि मैंने बताया कि वांछित पौधे के साथ साथ अवांछित छोटे छोटे पौधों का उगाना, ये क्या है? खरपतवार। अब जो भी हमारा इम्पोर्टेंट फसल है, मान लिया कि गेहूं है, उसके साथ यदि आर्जिमोन उगाया तो मिट्टी के माध्यम से जो पोषक तत्व गेहूं को मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? आर्जिमोन को। तो इससे क्या होगा? गेहूं हमारा कुपोषित हो जाएगा, फसल का दाना छोटा हो जाएगा। इसलिए हम खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं। और हमने बताया था कि हमारा 2,4-D खरपतवार नाशी है, वेडिसाइड से। इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इस प्रकार से अवांछित पौधा जो है ये खरपतवार है, और 2,4-D हमारा जो है ये वेडिसाइड्स है, इसे ध्यान में रखना है। इसके अलावा और मैंने आपको बताया था ब्यूटाक्लोर। कौन? ब्यूटाक्लोर, ये वेडिसाइड्स है। इसके अलावा MCPA जो है ये वेडिसाइड्स है। ये क्या करता है? खेत में खरपतवार को नष्ट कर देता है और फसल के उत्पादन और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार से आपने वीड्स को समझ लिया, और इसको समाप्त करने को क्या कहा जाता है? खरपतवार नाशी। इसके अलावा पेड़ पौधे को और जो नष्ट करने वाला तत्व है वो कीट है, कीट पीड़क है। अब इसको के लिए हम क्या यूज करते हैं? कीटनाशी करते हैं, पीड़कनाशी करते हैं। और कुछ देर पहले मैंने बताया था कि कीटनाशी के रूप में हम पेस्टिसाइड्स के रूप में DDT का उपयोग करते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम आगे आने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसमें हम देखेंगे। हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, दरोगा में बराबर पूछा गया है, पुलिस एग्ज़ाम में पूछा गया, BPSC एग्ज़ाम में पूछा गया, UPSC तो फर्टिलाइज़र से, पेस्टिसाइड से बराबर क्वेश्चन करती है। तो इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार इस चैप्टर को आपने समझ लिया। पहला चैप्टर को चलते हैं सेकंड पर। सेकंड चैप्टर जो मेरा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। सेकंड चैप्टर हमारा इसका बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम चलते हैं सेकंड चैप्टर की ओर। हम जानते हैं कि हमारा फसल का जो उत्पादन होता है तो खेत में काटने के लिए और अनाज से भूसा को अलग करने के लिए हम हार्वेस्टर और थ्रेशर का यूज़ करते हैं, और ये हमारा कृषि यंत्र है। अभी लॉकडाउन में पंजाब सरकार ने क्या निर्णय लिया कि कृषि यंत्रों को पर हम 50% सब्सिडी उपलब्ध कराएंगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हो पंजाब कृषि प्रधान राज्य है, बिहार भी हमारा कृषि प्रधान राज्य है। कटाई पर्व, स्पष्ट क्वेश्चन करता कि कटाई पर्व क्या है। तो हम जानते हैं कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, विभिन्न प्रकार का फसल का हम उत्पादन करते हैं, तो समय समय पर इसका कटाई का समय होता है। धान की कटाई कब होती है? तो कब होता है? अक्टूबर नवंबर में। गेहूं की कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में। तो कटाई के समय एक प्रकार से किसानों के बीच एक उत्सव का माहौल होता है, क्योंकि जिस बीज को वो बोया है उसका फल खाने का मौका अब आया है, और यही फल उसे सुख प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है। कहा जाता है हरियर खेत और गभीन गाय देख के कभी न इतराए। अर्थात जब खेत हरी भरी हो तो उसको देखकर इतराना नहीं चाहिए। कब तक? जब तक फसल घर में नहीं आ जाए। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारा कटाई पर्व का।
इसे ध्यान में रखेंगे आप। अनाज भंडारण के लिए अनाज की नमी की मात्रा कितना होना चाहिए? 14% से कम होना चाहिए। इसे ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि नमी यदि अनाज में अधिक रहेगा तो इसमें फंगस लग जाएगा। फंगस लगेगा तो क्या होगा? अनाज सड़ जाएगा। बहुत सारे सूक्ष्म मैक्रोबैक्टीरिया लग जाएगा इसमें, और फसल को क्या करेगा? नष्ट कर देगा। इसलिए नमी की मात्रा ध्यान में रखना है, 14% से कम होना चाहिए। ये बराबर क्वेश्चन करता है, बीपीसी का पेटेंट क्वेश्चन है। नीम जो हमारा है वो प्राकृतिक रूप से पीड़कनाशी का काम करता है। पीड़कनाशी का काम करता है, कीटनाशी का काम करता है। हम देखते हैं घरों में जब हम अनाज रखते हैं कोठी में तो क्या करते हैं? उसके साथ नीम का पत्ता डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये पेस्टिसाइड्स के रूप में काम करता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये पीड़कनाशी है, नेचुरल पेस्टिसाइड्स है। जबकि केमिकल क्या है? डीडीटी है और मिथाइल ब्रोमाइड है। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं कि केमिकल फ्यूमिगेशन। हम जानते हैं कि गोडाउन में अनाजों का भंडारण होता है और इस अनाज को सूक्ष्मजीव और पीड़क से बचाया जाता है। यह अनाज को नष्ट कर सकता है, इसके लिए हम फ्यूमिगेंट्स का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है? सूक्ष्मजीवों पर नियंत्रण करने में हमें सहूलियत होती है, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसे ध्यान में रखेंगे। और बड़े पैमाने पर अनाजों का भंडारण के लिए हम क्या करते हैं? साइलो भंडार, जिसे सीलियो भंडार भी कहा जाता है। ये गोल घर जैसा होता है, ध्यान में रखना है। और इसमें अनाजों का भंडारण सही ढंग से होता है और अनाज की क्षति कम से कम होती है। हमारे देश में देखते हैं क्या कि अनाजों का भंडारण कौन करता है? एफसीआई। और एफसीआई जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, स्थापना 1964 में हुआ, 65 से काम करना शुरू कर दिया है। इसे ध्यान में रखना है। और यह क्या करता है? किसानों से अनाज को खरीद कर गोदाम में भरता है। और भारतीय खाद्य निगम को बजट 2020-21 में कितना पैसा आवंटित किया गया है? 75,000 करोड़, जबकि ज़रूरत कितना है? 1,53,000 करोड़ का। तो इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और अभी लॉकडाउन है तो अनाज की भंडारण की आवश्यकता अत्यधिक है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये काम सब कौन करती है? एफसीआई। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। एनिमल हस्बेंड्री बराबर क्वेश्चन करता है। एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत क्या होता है? तो पशुओं का पालन किया जाता है, उसके भोजन, आवास, स्वास्थ्य, प्रजनन पर विशेष ख्याल रखा जाता है। इस प्रकार एनसीईआरटी का इम्पॉर्टेंट फैक्ट को हमने सेलेक्ट किया है और आपके एग्ज़ाम के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। फसल उत्पादन और प्रबंधन से जो आपका क्वेश्चन होगा यहीं से होगा और ये बराबर होता रहता है। अब अभी जो हमने फैक्ट पढ़ा, इससे कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होगा, इसका हम स्टडी करेंगे। अभी चलते हैं इसका तीसरा पेज पर। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, रेशेदार फसल कौन है? तो रेशेदार फसल क्या है? कपास। कपास कैसा फसल है? रेशेदार फसल है, क्योंकि इसमें रेशा होता है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पुनः रोपण विधि से बीजारोपण होता है क्या? गेहूं में करते हैं? नहीं। मसूर में करेंगे? नहीं। मक्का में करेंगे? नहीं। तो किस में करेंगे? धान में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? धान।
दूसरा का उत्तर क्या हो जाएगा? धान। पुनरोपण विधि क्या है? इसमें बीज का छिड़काव किया जाता है और उसके बाद इसका रोपाई किया जाता है। इसे ध्यान में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया फसल के जड़ पर पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होता है। कैसा फसल में? रेशेदार? नहीं। अनाज? नहीं। ये दलहनी फसलों में होता है, ये फलीदार फसलों में होता है। उत्तर क्या हो जाएगा? ख। चौथा का ख ध्यान में रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होता है? फलीदार फसल, जिसे लेग्यूमिनस क्रॉप्स कहा जाता है, दलहनी फसल कहा जाता है। इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ती है? क्रॉप रोटेशन क्या है? क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि एक ही खेत में हम लगातार एक वर्ष एक ही फसल का उत्पादन ना करके अनेक फसलों का उत्पादन करें। जैसे गेहूँ, गेहूँ के बाद चना, उसके बाद चावल, उसके बाद तरबूजा, खरबूजा, सब्जी। तो फसल को बदल बदल कर उत्पादन करना, ये क्या कहा जाता है? क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। दिस इज अ फसल चक्रण। ये बराबर यहाँ से क्वेश्चन करता है। इससे मिट्टी की उर्वरता क्या होती है? बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में यदि दलहनी फसल आ गया तो दलहनी फसल क्या करेगा? इसकी उर्वरक क्षमता, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देता है। किसी फसल के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, किसी फसल के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो यह विविधता भी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। इसलिए फसल चक्रण हमारे किसान भाई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि खरपतवार का उदाहरण क्या है? तो खरपतवार का जो उदाहरण है, मसूर नहीं, जोट नहीं, तीसी नहीं। तो खरपतवार क्या है? तो गाजर घास। गाजर घास क्या है? खरपतवार है। बथुआ क्या है? खरपतवार है। इसके अलावे आपका कटेला क्या है? खरपतवार है। गाजर घास को ही पार्थेनियम कहा जाता है। बराबर क्वेश्चन किया, पार्थेनियम क्या है? तो एक खरपतवार है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पार्थेनियम क्या है? खरपतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट में है, फसल के अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फसल के अनाजों को जो हम अलग करते हैं उसके प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? कटाई कहेंगे? नहीं। तो क्या कहेंगे? ओसाई कहेंगे? नहीं। तो क्या कहेंगे? दौनी कहेंगे। क्या कहेंगे? दौनी। दौनी में हम क्या करते हैं? अनाज को उसके भूसे से हम अलग करते हैं। इसे ध्यान में रखना है। दौनी देना इसको बोला जाता है गांव में, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, इसका उत्तर क्या हो गया? दौनी। पीड़कनाशी कौन है? पेस्टिसाइड्स कौन है? तो आप जानते हो, पीपल नहीं, आम नहीं, बरगद नहीं, नीम का पत्ती, ये प्राकृतिक रूप से पेस्टिसाइड्स का काम करता है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। नीम का पत्ती, जैसा कि हम लोग घर में उपयोग करते हैं। रासायनिक धूमन क्या है? यानी केमिकल फ्यूमिगेंट्स का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? इसीलिए जो भी हम फसल का भंडारण करते हैं, कहाँ? FCI फूड कॉर्पोरेशन इंडिया करती है खाद्य भंडार में। तो उस पर सूक्ष्म जीव का अटैक होता है, पीड़क का अटैक होता है। तो इन सारे चीज़ों पर नियंत्रण के लिए हम केमिकल फ्यूमिगेंट्स का यूज करते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? पीड़क के नियंत्रण के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है।
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पीड़कों का नियंत्रण में। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जंतु द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या है? दाल क्या हम जंतु से प्राप्त करते हैं? नहीं, पौधा से प्राप्त करते हैं। फल कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधा से प्राप्त करते हैं। चावल कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधा। जबकि शहद क्या है? मधुमक्खी। ध्यान में रखेंगे आप, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसका प्राप्ति कहाँ से होता है? जंतु से होता है, इसे ध्यान में रखेंगे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार हमने ऑब्जेक्टिव लिया है। देखने में हल्का लग रहा है लेकिन एग्ज़ाम में हम गलत करते हैं, इसलिए एग्ज़ाम में हम गलती ना करें तो हमारे लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, परपोषी का उदाहरण क्या है? हेटेरोट्रॉप्स। परपोषी क्या है? यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस होता नहीं है। अमरवेल का पौधा क्या है? ये बेर के वृक्ष पर, बबूल के वृक्ष पर, ये लता के रूप में होता है और इसके पोषक तत्व को सोख लेता है। इसका होस्ट कौन है? बबूल। ये गेस्ट के रूप में है अमरवेल, लेकिन ये शोषण करता है। ध्यान में रखना है, किसका? होस्ट का। तो अमरवेल का पौधा किसका उदाहरण है? परपोषी है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है। और ये बराबर क्वेश्चन किया है एग्ज़ाम में, दरोगा में बराबर ये क्वेश्चन किया है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो अमरवेल का पौधा हो गया, ठीक है। और क्या है? इसमें एक से अधिक उत्तर होगा। एक से अधिक उत्तर में क्या है? कवक है, तो ये भी परपोषी है। तो कवक और अमरवेल ये दोनों क्या है? परपोषी है। तो एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसको मानिएगा ख और ग। तो पहला का क्या? ख और ग। चारा फसल, फॉडर क्रॉप क्या है? तो सुडानी घास को क्या कहा जाता है? फॉडर क्रॉप। इसके अलावे बरसीम, ये पशुपालकों के लिए काफ़ी लाभदायक फसल है और हम क्या करते हैं, ये पशुओं का भोजन है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे। सुडान घास और बरसीम ये दोनों चारा फसल है। खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल वैसा फसल जिसके लिए पानी की आवश्यकता अधिक हो, जून जुलाई में बोया जाता हो, तो धान हो गया। उसके अलावा क्या है? मक्का है। उसके अलावा क्या है? मूंगफली है। उसके अलावा क्या है? सोयाबीन है। इस प्रकार से धान और सोयाबीन क्या हो गया? ये खरीफ हो गया। धान सोयाबीन क्या है? खरीफ है। जबकि गेहूं आलू क्या है? रबी है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ग और घ। एक से अधिक इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक से अधिक हो जाएगा, 1+। मिट्टी का अपघटक पाए जाते हैं किसमें? मिट्टी में जो अपघटक पाए जाते हैं, ये अपघटक क्या क्या होता है? तो अपघटक क्या होता है? डिकम्पोज का काम करता है। ये क्या है? कवक है। ये क्या है? बैक्टीरिया है। जबकि केचुआ क्या करता है? मिट्टी को भुरभुरा करता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ख और ग। मिट्टी में अपघटक, ख और ग। ऐसा क्वेश्चन है जिसका उत्तर एक से अधिक हो सकता है, अलग बात है ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका आप समझेंगे। रासायनिक खरपतवारनाशी कौन है? वेडिसाइड्स कौन है? तो मैंने बताया था 2,4-D, ये क्या है? वेडिसाइड्स है। MCP ये क्या है? ये वेडिसाइड्स है। अवांछित पौधे को नाश करता है ये। जबकि CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। ATP क्या? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में। उत्तर क्या हो जाएगा? ख और घ। शीतगार में भंडारण होता है किसका? हम देखते हैं कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है? अनाज रखते हैं, सब्जी रखते हैं, फल रखते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? ये ध्यान में रखिएगा।
तो इन सारी चीज़ों को संरक्षण के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, सब्जी को रखते हैं और फल को रखते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, फल और सब्जी, ख और ग। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से पहला का उत्तर क्या हो जाएगा, परपोषी कौन, अमरबेल, कवक। चारा फसल कौन, सूडानी घास, बरसीम। खरीफ फसल कौन, धान और सोयाबीन। मिट्टी में अपघटक कौन कौन, कवक और जीवाणु। रासायनिक खरपतवार कौन, ख, घ। और शीतकाल में भंडारण कौन, सब्जी और फल। इस प्रकार ये क्लियर हुआ कि नहीं आपका। और इस पे आप कमांड कीजिए और अपना स्कोर को बढ़ाइए। ये चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, और यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट होते हैं, इसे ध्यान में रखना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं 5वां पेज। 5वां में मिलाना है क्या सही है क्या गलत है। तो कार्बन इतना पढ़ाने के बाद तो आप इसको ऐसे ही मिला दीजिएगा। कार्बनिक खाद कौन है, तो ये मैन्योर है। मैन्योर कैसे प्राप्त होता है, पौधे और जंतु के अपशिष्ट के अपघटक से, तो उत्तर हो जाएगा ख। खरीफ फसल कौन है, तो धान है, मक्का है, और क्या है, मूंगफली है, सोयाबीन है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। चारा फसल क्या है, तो अभी मैंने बताया सूडानी घास है, बरसीम है। खरपतवार नाशी कौन है, वेडिसाइड्स कौन है, तो अभी मैंने बताया 2,4-D है। आमसीपीए है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। उर्वरक कौन है, तो ये NPK है। पीड़कनाशी का काम कौन करता है, DDT करता है, मिथाइल ब्रोमाइड करता है। प्राकृतिक रूप से कौन करता है, नीम का पत्ता करता है। तो इस प्रकार आपने मिलाया कि नहीं सब। तो इस प्रकार आपका चैप्टर क्लियर होता है। हमने अभी आपके निकट फसल उत्पादन और प्रबंधन चैप्टर पर विशेष बल दिया और NCERT से लिया गया है। इससे संबंधित फैक्ट को मैंने कलेक्शन किया है और ऑब्जेक्टिव का भी डिस्कशन दिया। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए वरदान साबित होने वाला है। फसल से संबंधित, प्रबंधन से संबंधित जो भी प्रश्न होगा, NCERT मानक पुस्तक होता है, इसे यदि आप आत्मसात करते हैं तो आपका रिजल्ट पक्का है। मैं संजय कुमार, GS इंटरव्यू एक्सपर्ट। ध्यान में रखना है, आगे टॉपिक मैं लेकर आऊँगा PT मेंस के लिए, इसे ध्यान में रखेंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। That's all. Thanks to all people for important times. That's all.